नमस्कार। आरएस मैथिली चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग देखेंगे पटना यूनिवर्सिटी के पैट का 2018 के प्रीवियस पेपर। बहुत से विद्यार्थी कमेंट करके बता रहे थे, मांग कर रहे थे सर पैट के संबंध में कुछ बताइए। तो अभी हम लोग कुल 50 प्रश्न देखेंगे जो पटना यूनिवर्सिटी के पैट का 2018 के प्रश्न पत्र हैं। उसमें 50 पेपर 1 में 50 प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग पेपर 1 से संबंधित पटना यूनिवर्सिटी के 2018 के पैट का प्रीवियस पेपर देखेंगे, सभी को व्याख्या करेंगे प्रत्येक ऑप्शन को संग। यदि आप आरएस मैथिली चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यूसी नेट की तैयारी करने के लिए साथ ही इसी तरह की अन्य जानकारी से संबंधित सूचना आपको मिलते रहेगा। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है यदि आप पैट की परीक्षा देना चाहते हैं तो ये देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में है, अधोलिखित में से कौन एक व्यवहारिक शोध की विशेषता नहीं है। इसमें पूछ रहा है व्यवहारिक शोध क्या हो जाएगा। तो इधर देखिए इंग्लिश वाले में अप्लाइड रिसर्च जो दिया है, निम्नलिखित जो दिया गया है ऑप्शन, उसमें से कौन जो है अप्लाइड रिसर्च का विशेषता नहीं है। तो यह ऑप्शन 1 में देखते हैं, यह विशिष्ट व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रारूपित होता है। तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो है अप्लाइड रिसर्च का विशेषता है। तो इसका उपागम प्रायोगिक होता है। इसका उपागम क्या होता है, प्रैक्टिकल किया जाता है। मान लीजिए किसी विशेष कोई घटना है, उसको उसके संबंध में जानने के लिए, उसकी समस्या को हल करने के लिए हम लोग अप्लाइड रिसर्च करते हैं। मान लीजिए कोरोना जैसी बीमारी आया, उस पर अचानक विभिन्न तरह के शोध कार्य प्रारंभ हुआ, तो वहाँ अप्लाइड रिसर्च होता है जो किसी विशेष घटना के लिए विशेष तरह से शोध किया जाता है। इसके बाद ऑप्शन सी में है, इसका उद्देश्य समस्याओं को समाधान के लिए तरीकों को खोजना। तो समस्या के समाधान के लिए तरीकों को खोजना होता है, तो ये भी अप्लाइड रिसर्च का विशेषता हो गया। फिर ऑप्शन डी में है, इसका उपयोग प्रयोजनीय एवं असीमित है। तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषता। ये ऑप्शन डी जो है अप्लाइड रिसर्च की विशेषता नहीं है, तो इसमें वही पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, किसी विशेष प्रयोजन से किया जाता है, सर्वप्रयोजनीय नहीं होता है, और यह एक सीमित कार्य के लिए उपयोग के लिए किया जाता है। यह इसका उपयोग जो असीमित नहीं होता है, विभिन्न तरीके विभिन्न जगह पे नहीं कर सकते हम लोग, किसी सीमित उपयोग के लिए करते हैं और किसी विशेष प्रयोजन से करते हैं अप्लाइड रिसर्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर जो अप्लाइड रिसर्च की विशेषता नहीं है, इसकी उपयोगिता सर्वप्रयोजनीय एवं असीमित है, ये नहीं होगा, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। अप्लाइड रिसर्च की विशेषता ऑप्शन डी नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, एक शोध परियोजना या प्रस्ताव अधोलिखित से गठित होता है। जो एक शोध परियोजना एवं प्रस्ताव जो होता है, प्रपोजल या प्रोजेक्ट, उसमें क्या क्या विशेषताएँ रहती है, कौन कौन चीज़ सम्मिलित किया जाता है। तो हो जाएगा पहला में प्रस्तावित शोध कार्य का शीर्षक। तो ये सही है। हम लोग कोई शोध कार्य करते हैं तो पहले क्या करते हैं, उसका शीर्षक निर्धारण करते हैं। सिनॉप्सिस में भी शीर्षक निर्धारण करते हैं। इसके बाद परिचय, प्रपोजल जो बनाते हैं कोई प्रस्ताव, उसमें परिचय इंट्रोडक्शन देते हैं उस शीर्षक के संबंध में। फिर उसका उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य निर्धारण करते हैं। फिर अध्ययन पद्धति रिसर्च का मेथड जो होता है, किस मेथड से हम लोग उसको अध्ययन करेंगे या रिसर्च करेंगे, वो शोध प्रारूप तैयार करते हैं। उपलब्ध साहित्य का अस्थायी विश्लेषण करते हैं हम लोग। सिनॉप्सिस में अस्थायी रूप से कुछ उसके जो साहित्य से रहता है उपलब्ध, उसके संबंध में उसका विश्लेषण करते हैं। फिर डाटा को संकलन करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। जो शोध कार्य का शीर्षक रहता है उससे संबंधित और अधिक डाटा को हम लोग संकलन करते हैं। फिर संक्षिप्त संदर्भ सूची देते हैं। हम लोग जो सिनॉप्सिस बनाते हैं उसमें एक संक्षिप्त संदर्भ सूची देते हैं। संदर्भ सूची भी संक्षिप्त होना चाहिए। इसमें मुश्किल से अधिक 10 पुस्तक का उसमें संदर्भ रहना चाहिए। अतिरिक्त संदर्भ भी डालने से आपको सिनॉप्सिस रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए ये जब हम लोग परियोजना शोध के संबंध में कोई प्रपोजल या प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें ये सभी चीज़ सम्मिलित करना अनिवार्य होता है। ABC में जितना दिया है, शीर्षक, परिचय, उद्देश्य, अध्ययन पद्धति, शोध प्रारूप, अस्थायी उपलब्ध साहित्य का अस्थायी विश्लेषण, डाटा संकलन, संदर्भ ग्रंथ सूची, ये तो सब उसका सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
प्रश्न संख्या 2 का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया है सर्वे शोध होता है, उसमें अभिवृत्ति, भावनाओं एवं विचारों के मापने हेतु अक्सरहा प्रयोग होने वाला लिकर्ट स्केल एक वैज्ञानिक का नाम है लिकर्ट, जो अपना एक स्केल पैमाना दिया था जिसमें लिकर्ट स्केल कहा जाता है। यह क्या है? रैंकिंग मापने का पैमाना है, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति का अभिवृत्ति, भावना, राय, दृष्टिकोण, व्यवहार को मापने के लिए किया जाता है। इसमें एक कथन या एक प्रश्न होता है, जिसके बाद इसका 5 से 7 उत्तर कथनों के रूप में श्रृंखलाबद्ध होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 से 7 जो है इसका पॉइंट स्केल होता है। लिकर्ट स्केल में 5 या 7 पॉइंट स्केल निर्धारण किया गया है, जिससे हम लोग किसी व्यक्ति का अभिवृत्ति, भावनाओं, विचार या राय के या उसका दृष्टिकोण के संबंध में जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में है अधोलिखित से तात्पर्य यहाँ निम्नलिखित में से कौन एक संभाव्यता प्रतिचयन का मुख्य प्रकार है? सैंपलिंग का यहाँ प्रकार पूछ रहा है। जो सैंपलिंग हम लोग कोई शोध कार्य करने के लिए सैंपलिंग लेते हैं, सैंपलिंग इकट्ठा करते हैं, तो उसका कौन से प्रकार हो सकता है सैंपलिंग का? तो सरल, अनियमित प्रतिचयन, अनियमित से हो गया रैंडम, रैंडम सैंपलिंग, स्तरीकृत अनियमित प्रतिचयन, सामूहिक एवं बहुचरणीय प्रतिचयन। तो उसका सभी आंसर हो जाएगा। एक संभावित प्रतिचयन का प्रकार हो जाता है सरल अनियमित प्रतिचयन, स्तरीकृत अनियमित प्रतिचयन, सामूहिक एवं बहुचरणीय प्रतिचयन, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5। यदि इसमें हिंदी में कहीं कठिनाई हो तो इंग्लिश का शब्द देख लीजिएगा। शोध से संबंधित बहुत ऐसे रहता है, हम लोग हिंदी कठिन लगता है, इंग्लिश उसको समझने में आसान लगता है, तो प्रश्न को पढ़ते समय इंग्लिश को भी एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा जहाँ समझ में ना हो। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5 में है अधोलिखित में से कौन एक शोध कार्य का प्राथमिक स्रोत नहीं है? शोध कार्य के लिए 3 स्रोत होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और अदर। इसे प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत और अन्य स्रोत के रूप में जाना जाता है। जो प्राथमिक स्रोत में हो जाएगा किसी लेखक का मूल कथा या उपन्यास जो रचना रहता है वो। सेकेंडरी स्रोत में हो जाएगा जो किसी लेखक के मूल रचना को पढ़ करके कोई अपना व्याख्या यहाँ देता है या कोई अपना विचार देता है, तो ये हो जाता है सेकेंडरी स्रोत। और अन्य स्रोत में हो जाता है जो ये प्राथमिक स्रोत को पढ़ने के लिए या जिस माध्यम से हम लोग पद्धति से शोध करेंगे उसके लिए वो पद्धति मतलब पुस्तक आदि पढ़ना पड़ता है, तो उसे हम लोग अन्य स्रोत कहते हैं। जैसे मान लीजिए गोदान हो गया, गोदान को पढ़ के किसी ने यहाँ आलेख लिखा है तो सेकेंडरी स्रोत हो जाएगा। और यदि हम इस आलेख में से कोई अपना आलेख में कोई उसका अथी लेते हैं विचार, तो ये हो जाता है सेकेंडरी सोर्स से। और यदि हम मान लीजिए गोदान को मनोवैज्ञानिक या सामाजिक अध्ययन करेंगे तो यहाँ हमको मनोविज्ञान पढ़ना होगा, सामाजिक विज्ञान पढ़ना होगा, या कोई ऐसे शब्द का ज्ञान हमको नहीं रहेगा तो इसके लिए विश्वकोश डिक्शनरी देखना होगा। तो ये सब हो जाता है अन्य स्रोत में, तृतीय स्रोत में। तो यहाँ विश्व ज्ञान कोश जो है डिक्शनरी जो क्या हो गया तृतीय स्रोत के अंतर्गत। तो इसमें प्राथमिक स्रोत नहीं है पूछ रहा है, तो ये विश्व ज्ञान कोश हो गया जो अन्य स्रोत के अंतर्गत आता है शोध में। तो प्रश्न संख्या 5 में पूछ रहा है अधोलिखित में से कौन जो है एक शोध कार्य का प्राथमिक स्रोत नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में दिया है आजकल शोध के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाला लॉरेंज वक्र सर्वप्रथम विकसित किया गया था। जो एक लॉरेंज वैज्ञानिक का नाम है, उसने जो अपना एक शोध के संबंध में एक आयाम विकसित किया था, उसे क्या बोलते हैं? तो किसके लिए किया गया था? तो दिया गया है आर्थिक समानताओं के अध्ययन के लिए, सामाजिक असमानताओं के अध्ययन के लिए, शैक्षणिक असमानताओं के अध्ययन के लिए, सांस्कृतिक असमानताओं के अध्ययन के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, आर्थिक असमानताओं के अध्ययन के लिए लॉरेंज वक्र को पैमाना को जो है लगाया जाता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 6 का ए।
आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में है साहित्यिक चोरी एक अनैतिक कार्य को अब यूजीसी ने दंडनीय बना दिया है, क्योंकि यह मूलतः क्या होता है, प्लेगरिज्म जो होता है उसको साहित्य यूजीसी जो अब दंडनीय बना दिया है, क्योंकि यह अकादमिक सत्यनिष्ठा का अतिक्रमण करता है। ये क्या होता है, अकादमिक सत्यनिष्ठा का अतिक्रमण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्लेगरिज्म चेक होता है, अब सभी सिनोप्सिस हो या कोई रिसर्च से संबंधित कोई प्रबंध हो, शोध प्रबंध हो, रिसर्च से संबंधित कोई ऐसा हो, उसको साहित्यिक प्लेगरिज्म चेक होता है, जो पहले इसको चेक नहीं किया जाता था, परंतु अब यूजीसी इसको दंडनीय बना दिया है। यदि आप ज़्यादा साहित्यिक चोरी किए कहीं से, किसी से ज़्यादा से मैच करता है तो आपको प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, दंड भी लगाया जा सकता है। तो ये क्या है, अकादमिक सत्यनिष्ठा का अतिक्रमण करता है साहित्यिक चोरी के माध्यम से, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये क्या, सामाजिक अखंडता, इससे सामाजिक अखंडता नहीं होता है, ऐसा कुछ किसी का शोध रहता है ये गोपनीय नहीं रहता है, ये सभी जगह दर्ज रहता है, उसमें से लोग कोई कॉपी करता है, यदि अधिक कॉपी कर लेता है उसके विचारों को, तो यह हो जाता है साहित्यिक चोरी के अंतर्गत। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में है एमएलए शैली प्रयुक्त होता है। एमएलए क्या होता है, एक साइटेशन लिखने का स्टाइल है, मॉडल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मॉडल लैंग्वेज एसोसिएशन, जो आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ के विषयों को शोध प्रबंध में हम लोग साइटेशन लिखते हैं। तो मानविकी के शोध प्रबंध के प्रलेखन के लिए हम लोग एमएलए साइटेशन का प्रयोग करते हैं। साइटेशन लिखने का 3 है, एक हो जाता है एमएलए, एक एपीए और एक हो जाता है शिकागो मैनुअल भी होता है। 3 तरह से साइटेशन लिखते हैं हम लोग, एमएलए, एपीए और शिकागो, जिसमें एमएलए हो जाता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, जो मुख्य रूप से मानविकीय और आर्ट विषय से संबंधित शोध में प्रयोग किया जाता है उदाहरण लिखने के लिए। और एपीए हो जाता है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। वो जो है सोशल साइंस से संबंधित शोध प्रबंध में साइटेशन लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। और शिकागो हो जाता है जो सभी तरह के शोध प्रबंध में साइटेशन लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे इतिहास हो गया, साहित्य हो गया, साइंस हो गया, साइटेशन। तो एमएलए हो गया साइटेशन लिखने का शैली स्टाइल, तो इसमें मानविकी के लिए एमएलए के जो है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन के अनुसार हम लोग अपना साइटेशन उद्धरण लिखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में शोध के तात्पर्य को परिभाषित करने में अधोलिखित में से किस एक को सम्मिलित किया जाता है। इसमें शोध की परिभाषा जो है चारों ऑप्शन में से कौन के द्वारा दिया गया है, तो दिया गया है ऑप्शन 1 में, यह एक विशिष्ट विषय, समस्या, मुद्दा का क्रमबद्ध एवं सुविचारित अध्ययन है। क्रमबद्ध एवं सुविचारित अध्ययन किया जाता है, तो यही शोध को परिभाषित कर रहा है। तो ये इसका भी ऑप्शन सही हो गया। यह अवलोकित तथ्य का वर्णन, व्याख्या, पूर्वानुमान और नियंत्रण करता है। तो यह भी क्या होता है, अवलोकित तथ्य का, वो भी सही है शोध के परिभाषा के संबंध में। फिर ऑप्शन 3 में दिया है अध्ययन शास्त्रीय वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। तो शोध कार्य क्या होता है, शास्त्रीय और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। तो इसमें से सभी जो है शोध के संबंध में परिभाषा दे रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर ऑप्शन डी। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में है सिद्धांत आधारित शोध परिरूप को इस नाम से भी जाना जाता है। सिद्धांत आधारित शोध डिजाइन जो होता है उसे और किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवरणात्मक शोध परिरूप माने शोध डिजाइन, डिस्क्रिप्टिव शोध डिजाइन के रूप में भी जाना जाता है। सिद्धांत आधारित शोध डिजाइन को इस नाम से भी जाना जाता है, तो हो जाएगा विवरणात्मक शोध डिजाइन, ऑप्शन 2। आगे प्रश्न संख्या 11 से लेकर के 15 तक के लिए गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश को पढ़ के आंसर देना। तो हम यहाँ इतना बड़ा गद्यांश है उसे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ वीडियो इससे बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं प्रश्न पे। न प्रश्न ये गद्यांश जो है शिक्षा नीति से संबंध दिया गया है।
जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बना है उसके संबंध में। तो प्रश्न संख्या 11 में देखते हैं हम लोग, वही एक गद्यांश के आधार पर दिया गया है, जो इसमें दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप 2019 को एक समिति द्वारा तैयार किया गया था, उस समिति का क्या नाम है। तो गद्यांश में कहीं जो है इस समिति का नाम नहीं दिया गया है। एक तरह से जीके का प्रश्न हो गया, जो यदि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में जानते हैं तो बता सकते हैं। जो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप 2019 वाला बना था, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ये गद्यांश पढ़ने के उपरांत भी आप ये कहीं चर्चा नहीं है जो इस समिति का अध्यक्ष कौन था। ये जिक्के का एक तरह से हो गया, गद्यांश रहने के बावजूद भी गद्यांश में कहीं चर्चा नहीं है। तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप 2019 वाला बना था। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में है, प्रारूप के अंतर्गत उल्लिखित प्रस्ताव की मूलभूत विशेषताओं में सम्मिलित है। ये प्रारूप जो बना है नया 2019 वाला, उसमें क्या क्या विशेषता है। तो हो जाएगा उपरोक्त सभी शिक्षा के स्वरूप, विनियमन एवं गवर्नेंस की सभी पहलुओं को संशोधन किया गया है। 21वीं शताब्दी की शिक्षा हेतु नई व्यवस्था का सृजन किया गया है। देश की परंपराओं एवं मूल्यों को बनाए रखना इस प्रारूप का उद्देश्य है। तो ये सभी जो है प्रारूप के संबंध में विशेषता है। तो प्रश्न संख्या 12 के सही आंसर ऑप्शन डी। आगे देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 13 में दिया गया है, लर्निंग द ट्रेजर विद इन नामक प्रतिवेदन के अनुसार जीवन पर्यंत शिक्षा आधारित है। ये एक प्रतिवेदन रिपोर्ट है, लर्निंग द ट्रेजर विद इन नाम का एक रिपोर्ट दिया गया है। इस रिपोर्ट में क्या क्या विशेषता है। तो ये इसमें दिया गया है जानने के लिए सीखना और करने के लिए सीखना। तो ये दोनों पॉइंट है इसमें। साथ रहने के लिए सीखना ये भी है, होने के लिए सीखना। तो ये 4 पॉइंट पे चर्चा किया गया है, जानने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना, साथ रहने के लिए सीखना और होने के लिए सीखना। तो गद्यांश पढ़िएगा ऊपर का, तो ये सभी बातों को इसमें चर्चा किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में दिया गया है, अधोलिखित में से कौन एक शिक्षा की विषय वस्तु एवं प्रक्रियाओं के पुनः उन्मुखीकरण हेतु निर्देशक सिद्धांत होना चाहिए। जो इसके शिक्षा के संबंध में दिया है कौन से सिद्धांत होने चाहिए। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन में, अकादमिक दृष्टि से शिक्षार्थी को दक्ष बनाना, विद्यार्थी को सामाजिक स्तर पर निपुण बनाना और शिक्षार्थी को आर्थिक स्तर पर दक्ष बनाना और शिक्षार्थी को अकादमिक, सामाजिक एवं भावात्मक स्तर पर दक्ष बनाना। तो ऊपर गद्यांश पढ़िएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो इस निर्देशक के सिद्धांत में होना चाहिए, शिक्षार्थी को अकादमिक स्तर से, सामाजिक स्तर से और भावनात्मक स्तर से दक्ष बनाना। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में दिया गया है, इस अवतरण के हिंदी रूपांतरण में विदेशी उत्पत्ति के कितने हिंदी शब्दों को प्रयोग किया गया है, माने कितने विदेशज शब्द का प्रयोग किया गया इसे हिंदी में रूपांतरण करने के लिए। तो इसमें दिया गया है 15 से कम ऐसा शब्द है जिसे जो इसमें विदेशज शब्द प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में दिया गया है, जो अधोलिखित विकल्पों में से सही ढंग से लिखित वर्तनी का चुनाव कीजिए। इसमें स्पेलिंग से संबंधित गलती दिया गया है, जो इसका सही स्पेलिंग कौन होगा। तो ऑप्शन बी में इसका सही स्पेलिंग दिया गया है, ACCOMMODATION एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का तात्पर्य होता है भोजन एवं अन्य सुविधा से प्रदान करने वाला आवास। ऐसा आवास जहां भोजन एवं अन्य सुविधा प्रदान हो, इसे एकोमोडेशन कहा जाता है। ACCOMMODATION एकोमोडेशन। तो सही वर्तनी हो गया ऑप्शन बी। तो इस तरह के इंग्लिश से एक तरह से हो गया। फिर हिंदी से संबंधित ये हो गया प्रश्न संख्या 17। इसमें अधोलिखित विकल्पों में से कौन एक सफ़ेद हाथी का सर्वाधिक सही अर्थ इंगित करता है। ये मुहावरा है, एक सफ़ेद हाथी, उसका सही वर्तनी क्या होगा, सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा, एक महंगा किंतु बेकार सामान। एक सफ़ेद हाथी से तात्पर्य है महंगा है परंतु इसका रख रखाव ज़्यादा आता है, लेकिन जितना महंगा है उतना उसका यूज नहीं है।
तो प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक महंगा किंतु बेकार सामान। एक सफ़ेद हाथी का मुहावरा का अर्थ होता है। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में बोल रहा है जो सही प्रीपोजिशन का संबंध प्रयोग करना है। सही पूर्व सर्ग का चयन करके अधोलिखित वाक्य को पूरा कीजिए। एक प्रीपोजिशन देखिए यहाँ दिया, प्रीपोजिशन को सही कौन इसमें बैठेगा ऑप्शन चारों में से। तो दिया गया है दिस इज की टू, इसमें टू का प्रयोग है, की टू ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग। इसमें दिया है दिस इज की टू ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुमूल्य। इसका अर्थ हो जाएगा यह बेहतर समझ की कुंजी है। दिस इज की टू ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग का हो जाता है यह बेहतर समझ की कुंजी है। तो इसमें टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, की टू का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में दिया गया है बिना अनुमति के स्कूल से अनुपस्थित रहने वाले को पुकारा जाता है। बिना अनुमति के स्कूल से जो अब्सेंट रहता है उसे क्या बोला जाता है? इसका ऑप्शन 1 में दिया गया है ट्रेटर, TRAITOR। ट्रेटर का अर्थ हो जाता है यातना देने वाला या उत्पीड़न करने वाला, सॉरी देशद्रोही हो जाएगा। इसका ट्रेटर का हो जाएगा देशद्रोही या गद्दार। और टोटूरर का हो जाता है यातना देने वाला या उत्पीड़न करने वाला। और ट्रॉन्ट, TRUANT, ट्रॉन्ट का अर्थ हो जाता है पढ़ाई से चोर बालक या स्कूल से भगोड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ट्रैम्प का अर्थ हो जाता है बेघर या बेकार आदमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पढ़ाई से चोरी करने चोर बालक या स्कूल से भगोड़ा। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में दिया गया है नीचे जो अक्षर दिया गया है कर्टल, उसका विपरीत क्या होगा? प्रतिलोप शब्द चुनिए। जो शब्द दिया गया है कर्टल माने होता है काटछाँट या संक्षेप, उसका विपरीत अर्थ कौन होगा उसे चुनना है। तो ऑप्शन 1 में दिया गया है एब्रीवेट का होता है किसी गद्यांश को जो है या पद्यांश को संक्षिप्त करना। तो इसका सिनोनिम हो गया ये विथ होल्ड का हो जाएगा रोकना या देने से इनकार करना। ये भी इसका सही जो है अपोजिट शब्द नहीं है। प्रोलॉन्ग को हो जाता है लंबा या बढ़ाना। तो काटल माने काट छाँट करना या छोटा करना, और प्रोलॉन्ग का हो गया बढ़ाना या लंबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एब्रिज का हो जाता है छोटा या संक्षिप्त। तो ये हो गया इसका अपोजिट कर्टल का माने सिनोनिम हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा एंटोनिम। तो सही आंसर हो जाएगा कर्टल का प्रोलॉन्ग, सी। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में दिया गया है, प्रश्न संख्या 21 में है रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, जिसमें 23 विद्यार्थी के वर्ग में गोपाल का स्थान पीछे से 13वां है। 23 विद्यार्थी टोटल, उसमें गोपाल का स्थान क्या है? 13वां है। आगे से उसका स्थान क्या होगा? तो इसमें हो जाता है यदि वो लेफ्ट टोटल विद्यार्थी दिया गया है 23, तो इसका परिभाषा होता है R बराबर T माने टोटल माइनस L माने लेफ्ट प्लस 1। तो R 23 दिया गया है, 23 में से हम लोग 13 लेफ्ट को जो है बाएं से जो दिया गया है 13 उसे घटा लेंगे। तो 23 में से 13 घटाएंगे तो बचेगा 10 और उसमें प्लस 1 कर देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11, ऑप्शन डी। 23 विद्यार्थियों के वर्ग में गोपाल का स्थान पीछे से 13वां है, तो लेफ्ट से 13वां हो गया। और कुल विद्यार्थी उसमें हो गया कितना? 23। तो 23 में से 13 घटा लिए तो बच गया 10 और 1 उसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि यदि इधर से भी गिनेंगे तो उसका एक बार गिननी हो जाएगा, उधर से भी गिनेंगे तो हो जाएगा, तो 2 बार काउंट हो जाता है। इसीलिए उसमें 1 ऐड कर दिए हैं घटाने के बाद। 23 में से 1 घटा लिए हम लोग 13, तो बच गया 10 और 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा गोपाल का स्थान हो जाएगा इसमें 11वां दाएं से। इसके बाद दिया गया है 5 गाँवों में बड़गांव जेठगांव से छोटा है, तो बड़गांव को हम लोग
बटगांव क्या है, जटगांव से छोटा, तो जटगांव ऊपर लिख दिए। भिवानी मोहगांव से बड़ा है, भिवानी जो है मोहगांव से बड़ा है। और रंजनी जेठगांव से बड़ा है, रंजनी जो है जेठगांव से बड़ा है, लेकिन मोहगांव के बराबर या बड़ा नहीं है। लेकिन रंजनी जो है मोहगांव के न तो बराबर है न बड़ा है, तो क्या होगा, रंजनी छोटा हो जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा मोहगांव, और इससे ऊपर हो जाएगा भिवानी। तो इसमें पूछ रहा है इसमें से कौन गांव सबसे बड़ा है, सबसे गांव कौन बड़ा हो जाएगा, भिवानी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें हो गया, जैसे जैसे बोलता गया बैठाएंगे, इसमें यहाँ से क्वेश्चन के एक टर्न लेता है, लेकिन मोहगांव के बराबर या बड़ा नहीं है। कौन नहीं है, रंजनी। रंजनी मोहगांव के न बराबर है न उससे बड़ा है, तो मतलब रंजनी जो है मोहगांव से छोटा हो जाएगा, तो ये दोनों रंजनी से छोटा है, तो रंजनी से ऊपर हो जाएगा मोहगांव और भिवानी। तो सही आंसर सबसे बड़ा हो जाएगा उसमें भिवानी गांव। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में डायरेक्शन से संबंधित है। मिस्टर जेवियर्स पूरब रुख करते हुए खड़े थे, यह पूरब की ओर मुंह करके इधर खड़ा था। वे आगे 4 किलोमीटर चले, पूरब की ओर 4 किलोमीटर गया। पुनः वो दाहिनी ओर तरफ मुड़ा, जब वो पूरब की ओर जा रहा है तो उसकी दाहिनी तरफ हो जाएगा इधर दक्षिण, दाहिनी ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। पुनः वह दाहिनी ओर तरफ मुड़ा, फिर वह अगर दक्षिण की ओर जा रहा है तो उसका दाहिना हो जाएगा पश्चिम की ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। तो यहाँ अभी पहुँचा है। इसके बाद ये पीछे की तरफ मुड़ गए। इसके बाद अब क्या हो गया, इधर की ओर मुड़ गया। अभी देख रहा था किधर, पश्चिम, लेकिन यहाँ मुड़ गया पीछे की ओर। उस समय वे किस दिशा की ओर देख रहा है, की ओर रुख किए हुए, माने अब अभी किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, तो जगह पूरब की ओर मुँह करके खड़ा है सबसे लास्ट में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 भी रैंकिंग से संबंधित है। एक वर्ग में ए का स्थान 5वां है, मान लीजिए एक वर्ग में ए का स्थान हो गया 5वां, बी का स्थान अंतिम से 8वां है, बी का स्थान अंतिम से 8वां हो गया। और यदि सी ए से 6वां है, ये ए से अगर इधर जाएगा 6वां सी, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ 6वां हो जाएगा, ये 6वां हो जाएगा सी। ए तथा बी के मध्य में, और ए तथा बी के मध्य में है, ये सी जो है ए और बी के मध्य में है, इधर से ए है इधर से बी है, उस दोनों के मध्य में हो जाएगा। तो जितना ए और सी के बीच में है उतना ही सी और बी के बीच में भी हो जाएगा। तो 5 को विद्यार्थी इस बीच में हो जाएगा। तो हो गया 5 दूनी 10 1 11, ए और बी के बीच में 11 विद्यार्थी है टोटल। तो बोल रहा है इसमें कितने विद्यार्थी हैं, इस वर्ग में कितने विद्यार्थी हैं। तो ए का स्थान इधर से हो गया 5वां, 5 प्लस ए और बी के बीच में हो गया 11 प्लस बी के इधर से अंतिम से कितना है 8, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। इसी तरह एक रैंकिंग है, रैंकिंग से संबंधित चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप जाकर उसे देख सकते हैं पूरा। फिर दिया है ये, यदि आंग्ल वर्णों में वर्णमाला को उल्टा क्रम में लिखा गया है, माने अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है उसे उल्टा क्रम में लिख दिया गया है, इधर जेड से ए तक ऐसे करके लिखा है, तो बाईं ओर से बाहर में, जेड की तरफ से हम लोग इधर से पढ़ेंगे तो बाईं ओर से बाहर में अक्षर के दाहिनी, यदि बाएं ओर से बाहर में आ रहा है तो उसके दाहिनी ओर बोल रहा है, और 7वां अक्षर कौन होगा। तो इधर 12 से और इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19। तो कुल कितना हो जाएगा 19। तो इधर उल्टा की ओर बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे 27, अंग्रेजी वर्णमाला कुल 26 लेटर होता है, परंतु हम लोग 27 में से 19 को घटा लेंगे, कितना बच गया 8। तो हम लोग अब देखेंगे ए से 8वां अक्षर कौन आता है, तो ए से गिनती करेंगे A B C D E F G
एच एच आ जाता है 8वें नंबर पे, तो सही आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन सी। तो इसे पूछ रहा है जो बाईं ओर से, एक तो अपोजिट लिखे हैं जेड से ए तक, और उसमें जो बाईं ओर से 12वां अक्षर के दाहिना 7वां अक्षर कौन होगा, तो ये हो गया बाईं ओर से जेड के तरफ से 19वां अक्षर कौन होगा, तो जेड की तरफ से 19वां अक्षर हो जाएगा एच। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर दिया गया है कुछ मनुष्य में 1200 रुपया बांटे गए, तो कितना मनुष्य में बांटा गया, कुछ में तो एक्स, यहाँ मान लेंगे 1200 रुपया बांटा गया एक्स में। यदि 8 मनुष्य और होते तो प्रत्येक को 25 रुपया कम मिलते। यदि इसी स्थिति में 1200 रुपया में हम लोग बांटेंगे कितना को, एक्स पहले से था उसमें 8 पुरुष और जुट गया, तो सब प्रत्येक को कितना मिलता, 25 रुपया कम मिलता। तो यदि उसमें 25 रुपया जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, इधर की इक्वेशन बराबर हो जाएगा। तो ऐसे को हम लोग, ये इक्वेशन बन गया। यदि इक्वेशन के मेथड से चलेंगे तो लंबा समय लग जाएगा और प्रश्न भी लंबा हो जाएगा। तो इसे क्या करेंगे, ऑप्शन पुटिंग के माध्यम से सोल्व करेंगे। यदि हम लोग पहले 8 ऑप्शन यहाँ पॉइंट करते हैं, यदि 8 देते हैं एक्स के स्थान पे तो कितना लगेगा मरतबे, 8 एका 8, 8 पंचे 40, 50 लग जाएगा। और यहाँ 8 और ये एक्स का मान भी 8 रखेंगे, ये 8 पहले से तो 16 हो जाएगा। 16 से यदि डिवाइड करते हैं उसमें तो कितना हो जाएगा, यदि 8 से किए तो 150 आया, तो 16 से 75। तो यदि हम 75 में 25 जोड़ते हैं तो 100 आता है, इधर किया है हमको 150, तो दोनों ओर के बराबर नहीं हुआ इक्वेशन, तो 8 का इसका मतलब 8 ऑप्शन से नहीं लगेगा। तो हम अब किस ऑप्शन से देखेंगे, यहाँ हम 16 के ऑप्शन चेक करते हैं, बैठा कर देखते हैं। यदि 16 से करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स का मान 16, तो 16 से देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 75, यहाँ हो जाएगा 16 से 75, 16 का अंक को 75 में पढ़ेंगे तो कट जाएगा। फिर 16 8 24 हो जाएगा, 24 से देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 50, तो यहाँ हो गया, इस साइड 75 है, यहाँ 50 और ये 25 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी 16। यदि प्रारंभ में कितने मनुष्य थे, 16 व्यक्ति थे जिसे 1200 रुपया बांटा गया। प्रारंभ में कितने से 1200 रुपया को 16 व्यक्ति में बांटा गया था, परंतु यदि 24 व्यक्ति और हो गया दूसरी स्थिति में तो प्रत्येक को 25 रुपया कम मिलेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं हम लोग, ट्रेन से संबंधित है, स्पीड से संबंधित। प्रश्न संख्या 27, ट्रेन ए है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। ट्रेन बी है जो 15 मीटर प्रति सेकंड चलता है, और ट्रेन सी जो है जो 1050 मीटर प्रति मिनट की गति से चलता है। तो इसमें कौन ट्रेन सबसे तेज़ गति से चलता है, तो इसमें सभी को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो इसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा, इसमें करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे तो कट जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 20 दूनी 40। तो 100 में 9 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना, 11.11 लगभग। तो ट्रेन ए का गति हो जाएगा 11.11 मीटर प्रति सेकेंड, बी का है 15 मीटर प्रति सेकेंड, और सी का देंगे, ये मीटर प्रति मिनट में है, तो 1050 में हम लोग 60 से भाग दे देंगे तो मीटर प्रति सेकेंड निकल जाएगा। तो इसमें भाग देंगे तो आ जाता है लगभग 17.5 के आसपास आएगा। तो इसमें सबसे गति से चलने वाला ट्रेन हो गया ट्रेन सी। ट्रेन सी का गति हो गया 17.5 मीटर प्रति सेकेंड, ट्रेन बी का है 15 मीटर प्रति सेकेंड, और ट्रेन ए का हो गया 11.1 मीटर प्रति सेकेंड। तो सबसे स्पीड में चलने वाली ट्रेन हो गया ट्रेन सी, 17.5 मीटर प्रति सेकेंड चलता है। आगे देखते हैं हम लोग, 8 सिक्के को एक साथ उछालते हैं, कम से कम 6 शीर्ष आने की संभावना क्या है। ये हो गया प्रोबेबिलिटी से संबंधित है, तो जिसमें n मान लिया नंबर ऑफ सिक्का, और इसमें 6 शीर्ष आने के, जिसमें सिक्का में क्या होता है, सिर्फ 2 साइड होता है, हेड और टेल। तो इसको प्रायिकता क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल। तो इसमें चित या पट आने की संभावना हो गया 1/2, या हेड या टेल आने की संभावना 1/2। तो यहाँ से हो गया कम से कम 6 आने की प्रायिकता है, अधिक से अधिक 7 के 7 हेड आ सकता है, या 8 का 8 हेड आ सकता है।
लेकिन कम से कम 6 हेड आने की प्रायिकता में इस तरह बैठा लिए हम लोग। 8C6, फिर यह 867 और 868। तो इसी तरह से उसका बैठा करके हम लोग आगे कैलकुलेशन किए हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 37/256। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कैलकुलेशन का आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में दिया, एक घड़ी को 660 रुपया में बेचने पर 12% की हानि हुई, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य मान लेते हैं 100%, और हानि में बेचा तो 88% हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। तो हो गया 660 को यदि 88 से भाग देंगे और 100 से गुना कर लेंगे तो 100% निकल जाएगा, जो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन करके हम लोग निकालेंगे, काट करके कैंसिल करके, तो आएगा 750 रुपया। तो घड़ी का क्रय मूल्य था 750, परंतु 12% हानि पे बेचने पे 660 रुपया में उसको बेचा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा 29 का डी। फिर आगे प्रश्न संख्या 30 में है कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग में 130,584 को 485,031 लिखा है। तो इसी कोड भाषा में 270,96 को कैसे लिखेंगे। तो अपोजिट लिखा गया है, इधर से लिखा गया है, उसमें भी इधर से लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो गया, तो हो जाएगा 69072 बोला किस कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो प्रश्न संख्या 30 के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 पाई चार्ट से संबंधित है। यह अधोलिखित पाई चार्ट मिस डोनाल्ड द्वारा विभिन्न मदों, भोजन, किताब, उपहार एवं यातायात पर किए गए 900 रुपये के खर्च का विवरण प्रदर्शित करता है। इस पाई चार्ट में जो है मिस डोनाल्ड जो है कुल 900 रुपया खर्चा किया है, जिसमें 160 डिग्री किताब पे, 40 डिग्री खर्चा किया है, भोजन पे 60 डिग्री, यातायात पे और 100 डिग्री उपहार पे। ये कुल 360 का होता है। तो इसको 360 पे बनाएंगे, माने 360 बराबर हो जाएगा उसका 100%, और तो भोजन किताब पे किया गया इतना खर्च निकल जाएगा। ये प्रतिशत के रूप में भी दिया जा सकता है या डिग्री के रूप में भी दिया जा सकता है। तो ये हम लोग देखते हैं जो इसके संबंध में क्या प्रश्न पूछ रहा है। तो अधोलिखित विकल्प में भोजन, किताब, उपहार और यातायात पर किए खर्च राशि का निकालना है। तो भोजन पे पहले निकालेंगे हम लोग। तो 900 में भोजन पे कितना खर्च किया है, 40%। तो 900 40 डिग्री है, तो 900 को हम लोग करेंगे ऐसे 40/360। तो ये 0 कट जाएगा, ये कितना से कट जाएगा, 9 चौक 36, तो 9 का 9। तो भोजन पे वो खर्च कितना किया है, 100। देखते हैं किस ऑप्शन में भोजन पे खर्च किया गया 100 है। इसमें भोजन पे 80 है, इसमें भोजन पे 120 है, इसमें भोजन पे 100 है। ऑप्शन डी में देखते हैं भोजन पे 150 है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और सभी को हम लोग चेक कर लेंगे निकाल के। जैसे 900 रुपया है, और दूसरा में उपहार, किताब पे किया था कितना, हो किताब पे किया है 160। तो इसको 900 को 160 से गुना करेंगे, 360 से भाग दे देंगे, तो इसका सही आंसर निकल जाएगा। इसी तरह हम लोग सभी ऑप्शन को चेक कर लेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में दिया है मॉडर्न हाई स्कूल में 18-19 के सत्र में, अकादमिक सत्र में कुल विद्यार्थी 8084 पढ़ रहे थे। अकादमिक सत्र 19-20 में 1326 नए विद्यार्थी प्रवेश लिए। 18-19 में इतने विद्यार्थी थे और 19-20 के सत्र में इतना विद्यार्थी और आ गया। तो पूर्व अकादमिक सत्र में तुलना में 19-20 में अकादमिक सत्र में विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो जो इतना विद्यार्थी था इतना की वृद्धि हो गया। तो डिफरेंस वृद्धि प्रतिशत बराबर हम लोग देखें पहले सूत्र, डिफरेंस गुने 100 बटे कम। तो डिफरेंस कितना हो गया 1326। तो 1326 लिखेंगे, गुने 100 कर देंगे, अब बटे कम कितना है, यहाँ हो जाएगा 80-84 और 18-19 में। तो 18-19 में कम विद्यार्थी था, 19-20 में फिर 1326 बढ़ जाएगा, तो कम हो जाएगा 80-84। 80-84 से उसमें भाग दे देंगे, तो काट खोट के निकलता है इसमें कितना 16.5
40 40 प्रश्न संख्या 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरह से आप लोग इक्वेशन काट लीजिएगा, हो जाएगा 1326 गुने 100 बट्टे 80 84। उसे काटने के बाद इतना आंसर आएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में एवरेज से दिया गया मैथमेटिक्स। ये एक मेला के समय ABCDE एवं F के 6 व्यक्तियों के क्रम से इतना 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 एवं 64 टिकटों को बेचा। ये सभी जो है 6 व्यक्ति है, सभी एक मेला में इतना इतना का टिकट को बेचा है। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बेचे गए टिकटों की औसत संख्या क्या होगा? तो सभी को योग कर लेंगे पहले। 116 59 120 57 24 124 और 64 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 540। 540 को ऐड कर लेंगे। औसत निकालने का नियम होता है ऐड ऑफ सभी नंबर का, और नंबर ऑफ जो दिया गया है 6 आदमी, तो 6 से भाग देंगे। 6 से भाग देंगे तो कितना है? 9 6 54 तो 90। औसत टिकटों को बेचा गया है 90 और टिकट सभी मिला के औसत रूप से बेचा है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में बोल रहा है अधोलिखित संख्याओं के समूह का माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें मीडियन ज्ञात करने के बोलता है। तो मीडियन का क्या होगा? नंबर ऑफ संख्या का तुच्छ आइटम होता है, n प्लस nth आइटम होता है। तो यदि इवेन ओड रहेगा तो हम लोग जो मिडिल संख्या आता है उसी को ले लेते हैं, लेकिन यहाँ इवेन कुल 8 वो n है, नंबर हो जाएगा 1 2 4 7 8 9 18 17 सभी मिला के क्या है? 8 वो n है। तो उसमें क्या करेंगे? कोई सेंटर में नहीं है तो सेंटर में हो जाएगा 7 और 8 मिला करके। तो 7 और 8 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 7 8 को जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 15। 15 को 2 से औसत निकालेंगे, 2 से डिवाइड करके तो आएगा 7.5। तो सही आंसर हो जाएगा उसका 34। मीडियन निकालते हैं, जो नंबर ऑफ संख्या रहता है वही का मिडिल संख्या होता है। तो यहाँ मिडिल कोई नहीं आ रहा है, 7 और 8 आ रहा है, तो दोनों को ऐड करके इसका औसत निकाल दिए तो हो जाएगा सही इसका मीडियन 7.5। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में जिसके सबसे पहले हिस्टोग्राम ग्राफ की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले हिस्टोग्राम ग्राफ का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो कार्ल पियर्सन के द्वारा। हिस्टोग्राफ हो जाता है जैसे इसी तरह के ग्राफ रहेगा, उसमें इस तरह का लाइन ग्राफ रहता है, उसका प्रयोग किया गया था सबसे पहले 1891 में कार्ल पियर्सन द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन प्रश्न संख्या 36 में है प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून को। प्रत्येक वर्ष हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में दिया है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के परिशिष्ट 1 में ग्रीन हाउस गैस का उल्लेखित किया गया है। इन गैसों की कुल संख्या कितना है? तो जो 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जो जापान में किया गया था, और यह प्रोटोकॉल लागू किया गया था 2004 ईस्वी से, जिसमें कुल 6 ग्रीन हाउस गैस का चर्चा किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें कुल 6 ग्रीन हाउस गैस था। उसमें था कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, परफ्यूरोकार्बन। तो ये 6 गैस था। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के संबंध में ये 6 गैस पे चर्चा करना था, उसे कम करना था 1997 के प्रोटोकॉल के अनुसार। तो प्रश्न संख्या 37 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखते हैं 38। प्रश्न संख्या 38 में दिया गया है एजेंडा 21 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 2012 का एक उत्पादन था। इस एजेंडा का मुख्य उद्देश्य क्या था? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है, वहाँ एक एजेंडा 21 बैठक हुआ था। उसका मुख्य उद्देश्य का कारण क्या था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 का जो प्रत्येक अस्थायी सरकार अपना स्थानीय एजेंडा बनाएगा। प्रत्येक स्थानीय सरकार जो रहेगा अपने
स्थानीय एजेंडा बनाएगा अपने अपने देश के संबंध में, वही उस एजेंडा में स्वीकृत किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 में जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन डी। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्था का मुख्यालय हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो इस तरह से पर्यावरण से संबंधित यही इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है, कोई नया योजना से संबंधित रहता है, पर्यावरण से सुधार इस सब से, या पर्यावरण से संबंधित आर्टिकल। देखिए प्रश्न संख्या 40 में है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें आर्टिकल 51 में एक करके जोड़ा गया था। 51A में जो मूल कर्तव्य में जोड़ा गया था पर्यावरण को संरक्षण एवं सुरक्षा के संबंध में। तो 1976 में भारतीय संविधान संशोधन 1942वां हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें आर्टिकल 51A जोड़ा गया था, जिसमें पर्यावरण और सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित नियम लागू किया गया था। तो हो जाएगा सही आंसर 40 का सी। आगे देखते हैं 41। प्रश्न संख्या 41 में विश्व शिखर सम्मेलन 2005 में सतत विकास के मापन के लिए त्रस्तरीय TBL लेखांकन निर्धारण किया गया था। TBL का तात्पर्य क्या होगा? TBL का तात्पर्य यहाँ जनता माने पीपुल, प्लानेट एंड प्रॉफिट, जनता, ग्रह और मुनाफा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 41 के सही आंसर होगा TBL का तात्पर्य हो जाएगा जनता, ग्रह और मुनाफा। ग्रह से हो गया प्लानेट। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में ध्वनि की तीव्रता का सबसे खतरनाक स्तर निर्धारित है। ध्वनि तीव्रता का सबसे खतरनाक स्तर WHO द्वारा निर्धारण किया गया है, जो 80 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। 80 डेसिबल से ऊपर के ध्वनि को WHO ने खतरनाक ध्वनि प्रदूषण के रूप में निर्धारित किया गया है। तो प्रश्न संख्या 42 की सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में भारत में जलवायु परिवर्तन एवं इससे संबंधित विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत किया गया था 30 जून 2008 ईस्वी को। 30 जून 2008 ईस्वी को उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जो दिल्ली से इस योजना को शुभारंभ किए गए थे। इस योजना को 8 गो प्राथमिकता वाले राष्ट्रीय मिशन को जोड़ा गया था। राष्ट्रीय कार्य योजना में 8 प्राथमिकता वाले राष्ट्रीय मिशन को ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें था सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, ऊर्जा क्षमता बढ़ाना, टिकाऊ विकास, हिमालय परिस्थिति तंत्र के टिकाऊ बनाना, ग्रीन इंडिया, टिकाऊ कृषि बनाना। इसके बाद जलवायु परिवर्तन से संबंधित ज्ञान की रणनीति, इस सब को जो है इसमें सम्मिलित किया गया था। कुल 8 गो योजना को ध्यान केंद्रित किया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 में है मैदेनी पुरस्कार योजना का उद्देश्य। मैदेनी पुरस्कार योजना का उद्देश्य हो जाता है पर्यावरण पर हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी। मैदेनी पुरस्कार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। जो पर्यावरण से संबंधित किसी को हिंदी लेखन, कोई पोथी आता है, पुस्तक आता है जो पर्यावरण से संबंधित रहता है, तो उसके लिए फर्स्ट प्राइज में 31,000 रुपया, सेकेंड प्राइज में 25,000 रुपया और थर्ड प्राइज में 20,000 रुपया दिया जाता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। आगे इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 में है केरल में साइलेंट वैली जंगल को एक राष्ट्रीय पार्क के रूप में उद्घाटित किया गया था। केरल में साइलेंट वैली जो एक जंगल है उसको राष्ट्रीय पार्क के रूप में उद्घाटित किया गया था 15 नवंबर 1984 ईस्वी में, ऑप्शन 1। केरल का साइलेंट वैली को राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था 15 नवंबर 1984 ईस्वी में। इसके बाद आगे प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 में कंप्यूटर भाषा में 1 टेराबाइट माने 1 TB को कितना बोलते हैं? तो 1 TB बराबर हो जाता है 1000 GB।
1000 GB को बोलते हैं हम लोग 1 TB, तो 1000 GB हो जाएगा। और इसे यदि हम लोग बाइट में बदलेंगे तो 1 TB बराबर 1 ट्रिलियन बाइट हो जाएगा। 1 ट्रिलियन बाइट में हो जाता है, ट्रिलियन में 12 गो शून्य होता है, ट्रिलियन में 12 गो शून्य पड़ता है ऊपर में। तो हम लोग देखेंगे जो 13 गो डिजिट किस में है, ए में है या बी में है या सी में है। तो सबसे 13 गो डिजिट इसमें जो है कितना डिजिट है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो डिजिट है। तो ये नहीं होगा। सी में भी इससे भी कम डिजिट है, इसमें गिनते हैं। इसमें दिया गया है 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसमें है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 TB बराबर हो जाता है लगभग 1 ट्रिलियन बाइट। 1 ट्रिलियन बाइट के बराबर हो जाता है 1 TB, जिसमें बाइट पे 1 ट्रिलियन पे 12 गो शून्य पड़ता है। तो इसलिए ऑप्शन बी उसमें सही आंसर होगा। यदि यहाँ सब जीरो जीरो भी दिया रहता 1 ट्रिलियन, तो भी उसका सही आंसर माना जाता है। कंप्यूटर भाषा में टेराबाइट को बोला जाता है 1 ट्रिलियन बाइट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 47 में दिया है, कंप्यूटर से ही है यह। इसमें दिया है किंडल। किंडल क्या है? किंडल एक उपकरण है जिसको उपयोग करता है, क्रय करता है, डाउनलोड करता है या ब्राउज करता है किस चीज़ के लिए? ई रीडर के रूप में। किंडल एक ई रीडर के रूप में प्रयोग होता है, जिससे कोई उपयोग क्रय करके चाहे डाउनलोड करके या सर्च करके उसका उपयोग करता है। किंडल एक ई रीडर है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 भी कंप्यूटर से संबंधित है। विंडोज यूजर क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया था। विंडोज जो है यूजर के लिए क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म प्रयोग किया गया था किस कंपनी के माध्यम से? तो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 48 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंडोज यूजर क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 में भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 लागू किया गया था। भारतीय संसद द्वारा जो है एक्ट कब से लागू किया गया था? तो हो जाएगा 17 अक्टूबर 2000 ईस्वी से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लागू किया गया था 17 अक्टूबर 2000 ईस्वी से। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 अंतिम प्रश्न है। इसमें दिया जन केंद्रित सूचना प्रौद्योगिकी युग में, जन केंद्रित सूचना प्रौद्योगिकी युग में BYOD का तात्पर्य क्या होगा? BYOD का तात्पर्य हो जाता है ब्रिंग योर ओन डिवाइस, ऑप्शन डी। ब्रिंग योर ओन डिवाइस एक प्रणाली है जिसमें कंपनी जो है अपने नियोक्ताओं को और एक छूट देता है जो अपना डिवाइस ला करके, जैसे फ़ोन, लैपटॉप या टैबलेट ला करके अपने वर्किंग प्लेस पे कार्य कर सकता है। तो इसमें बोला गया ब्रिंग योर ओन डिवाइस, इसको BYOD शॉर्ट में बोला जाता है। इसका पूरा रूप हो जाएगा ब्रिंग योर ओन डिवाइस, जो प्रयोक्ता कंपनी अपना नियोक्ताओं को अपना डिवाइस ला करके काम करने की छूट देता है। इस तरह से हम लोग पूरे 50 प्रश्न देखे हैं और सभी UEC सभी जो है पटना यूनिवर्सिटी के पैट 2018 का प्रश्न है और इसी तरह के पैटर्न पे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। मेरे पास एक इसका प्रश्न था तो आप लोग को व्याख्या कर दिया। बहुत आप लोग को डिमांड था जो सर पैट के संबंध में कुछ बताइए, तो आप लोग इस आधार पर तैयारी कर सकते हैं अपना पैट के लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा और यदि आप IAS मैथिली चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह के प्रश्न UGC नेट की तैयारी करने के लिए विभिन्न तरह के अध्ययन सामग्री से उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।